इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एनएचएम के सभी कैडर के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। और कल जो 3 कैडर के रिजल्ट जारी हुए, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन और नर्सिंग ट्यूटर, तो इनके स्क्रूटनी फॉर्म है वो 26 नवंबर से शुरू होने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले आपको कौन कौन से कागजात दस्तावेज वो तैयार रखने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ संविदा नर्स के लिए आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। क्योंकि लास्ट बार जो जीएनएम का ऑनलाइन डीबी हुआ था तो उस समय जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था विभाग द्वारा स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय कौन कौन से दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं, तो उसी को लेकर मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि जब आपका स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक एक्टिव होगा 26 तारीख को, तब मैं आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से बता दूंगा कि किस तरह से आपको अपना फॉर्म है वो फिल करना है। फिर चाहे वो आप लैब टेक्नीशियन के लिए कर रहे हो, नर्सिंग ट्यूटर के लिए कर रहे हो या जीएनएम एग्जाम के लिए कर रहे हो। और अब सभी कैडर के रिजल्ट भी आ चुके हैं। अब इनके दस्तावेज सत्यापन का प्रोसेस विभाग द्वारा जब भी शुरू किया जाएगा, चाहे वो ऑफलाइन किया जाए या ऑनलाइन, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रख लीजिए, ताकि जब भी एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और इसके अलावा 19 के 19 कैडर के रिजल्ट आ चुके हैं। उन सभी की रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो रिजल्ट है उसमें टाइपिंग टेस्ट में जो क्वालिफाई कैंडिडेट हुए वो रिजल्ट आया है। जो 31 अक्टूबर को रिजल्ट जारी हुआ था वो विड्रॉ कर दिया गया, वापस से टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई कैंडिडेट की भी रिजल्ट है वो आ चुका था। तो ये सभी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से जब आपका 26 नवंबर को लिंक एक्टिव होगा उस समय आपको कुछ दस्तावेज अपलोड भी करने होते हैं और वो पीडीएफ साइज में करने होते हैं। अब जैसे कि अगर आपका कोई दस्तावेज एक से अधिक पेज पर है, जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रखा है और उस या फिर आपने जो भी कोर्स कर रखा है वहाँ की अंक तालिका आपको अपलोड करनी है, और वहाँ सेमेस्टर अगर 3 है या 6 है तो उन सभी सेमेस्टर की अंक तालिका अपलोड करनी होगी। तो फिर अंक तालिका तो आपके अलग अलग होगी। तो पहले आपको क्या करना होगा, वो सभी एक ही पीडीएफ में मर्ज कर देना, उसके बाद उसको अपलोड करना है। क्योंकि जहाँ पर जो चीज़ पूछी गई अपलोड करने की, वहाँ एक ही ऑप्शन होगा, यानी कि वहाँ एक ही दस्तावेज अपलोड होगा। अगर आपके पास ज़्यादा कागज है तो उन्हें एक ही दस्तावेज में आपको पहले मर्ज करना होगा, उसके बाद अपलोड करना होगा। जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा अंक पत्र सेकेंडरी, यानी कि आपको 10th क्लास की अंक तालिका है वो अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपसे मांगा जाएगा प्रमाण पत्र या उपाधि सेकेंडरी, यानी कि आपने देखा होगा किसी किसी बोर्ड में क्या होता है, अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग होता है। तो किसी किसी बोर्ड में अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक ही होता है। जिनके एक ही होता है तो वो अपनी मार्कशीट जरूर देखे, उसके ऊपर लिखा होगा अंक तालिका और उसके बाद आगे प्रमाण पत्र भी लिखा होगा। जिनके अलग अलग है तो फिर वो उन्हें दोनों अपलोड करनी होगी, और जिनके एक ही है तो वो उन्हें फिर वो एक ही अपलोड करनी होती है। देखो, प्रमाण पत्र इसलिए मांगा जाता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए, और अंक तालिका इसलिए मांगी जाती है कि आपके मार्क्स चेक करने के लिए। ठीक इसी तरह उसके बाद आपको अंक पत्र सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 12th क्लास की अंक तालिका अपलोड करनी होगी, और उसके बाद प्रमाण पत्र या उपाधि सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 12th क्लास का प्रमाण पत्र या उपाधि। 10th और 12th में जिनके अंक तालिका प्रमाण पत्र अलग अलग है उन्हें वो दोनों अपलोड करने हैं, और जिनके एक ही है उन्हें फिर वो एक ही अपलोड करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं स्नातक। अब आपने जहाँ से भी स्नातक जिस भी कोर्स से कर रखा है वहाँ का आपको अंक तालिका अपलोड करनी होगी, और उसमें सभी सेमेस्टर को क्रम से आपको अपलोड करना कंपलसरी है। यानी कि अगर आपको 6 सेमेस्टर थे ग्रेजुएशन में तो आपको 6 की 6 सेमेस्टर की क्रम से अंक तालिका एक पीडीएफ में मर्ज करना है और उसके बाद अपलोड कर देना है। और इसी तरह प्रमाण पत्र ग्रेजुएशन में अगर आपने जो भी कोर्स कर रखा है ग्रेजुएशन का, उसको आपको प्रमाण पत्र डिग्री भी दिखानी होगी। और अगर किसी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और उसका भी उल्लेख कर रखा है तो वो भी आप दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने कोर्स कर रखा है अगर अपलोड करना चाहते हैं, और जिन्होंने आवेदन फॉर्म फिल करते समय उसमें जिक्र किया है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो आपने शैक्षणिक दस्तावेज जो जो डाटा का उल्लेख किया है वही आपको डीवी के समय मांगे जाते हैं। इसके बाद आपने डिग्री जीएनएम को लेकर जो भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा है उसकी आपको अंक तालिका अपलोड करनी होगी।
सेमेस्टर जितने भी हैं उसमें आपको सभी सेमेस्टर को क्रम से अपलोड करने होंगे। जैसे ग्रेजुएशन में है उसी तरह जीएनएम को लेकर जो भी आपने कोर्स कर रखा है उसका डिग्री या डिप्लोमा आपका अंक तालिका अपलोड करनी होगी और उसी का आपको प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। यानी कि अंक तालिका और डिग्री दोनों अपलोड करनी होती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अंक तालिका को पहले आपको एक ही पीडीएफ में क्रम से मर्ज कर देना है, उसके बाद अपलोड करना होगा, क्योंकि वहाँ आपके पास ऑप्शन एक ही होगा। वहाँ अलग अलग ऑप्शन नहीं होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर की इस ब्लॉक में अपलोड कीजिए, सेकेंड सेमेस्टर के इसके नीचे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद आपका आरएनसी सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, इसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा जब आप स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे उस समय। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आता है मूल निवास प्रमाण पत्र गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र अनुसूचित क्षेत्र के लिए। यानी कि नॉन टीएसपी वालों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र और टीएसपी वालों के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र। अब मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका एक बार बना हुआ है मूल निवास प्रमाण पत्र तो वो आपका जीवन पर्यंत वैलिड है, वापस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आपका नहीं बना है तो आपको बनाना है। मूल निवास प्रमाण पत्र चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, एक बार बनता है वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। ये इसलिए मांगा जाता है कि आप राजस्थान के निवासी हो, ये प्रूफ हो सके। इसके बाद आपका आता है जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र में भी अलग अलग वेधताएं, जैसे कि अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हो या अन्य पिछड़ा वर्ग के हो या अति पिछड़ा वर्ग के हो, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो या ओबीसी कैटेगरी के हो या एमबीसी कैटेगरी के हो और आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो आप शपथ पत्र के माध्यम से भी काम चला सकते हैं। और शपथ पत्र के माध्यम से भी आप काम अधिकतम मैक्सिमम 3 साल तक चला सकते हैं। इसके बाद आपको नया बनाना है। अगर 3 साल से भी ज़्यादा पुराना है तो आपको नया बनाना होगा, 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप शपथ पत्र से काम चला सकते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं, यानी कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं, तो आपका जाति प्रमाण पत्र एक बार बना है वो जीवन पर्यंत वैलिड रहेगा, आपको वापस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपको ज़रूरत होगी अन्य प्रमाण पत्र जो भी आप पर लागू हो रहे हैं। यानी कि अगर किसी ने एप्लीकेशन फॉर्म में PH कैंडिडेट से फॉर्म अप्लाई किया तो उन्हें फिर उसका प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगर किसी ने उत्कृष्ट खिलाड़ी में यस लिखा हो और उत्कृष्ट खिलाड़ी का फिर उन्हें प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तभी आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई विधवा है या परित्यक्ता है या संतान संबंधी शपथ पत्र या भूतपूर्व सैनिक है या राजकीय कर्मचारी है, जो भी आप पर लागू हो रहा तो उसका आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तभी आपको उसकी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद आपको शपथ पत्र जाति प्रमाण पत्र के संबंध में, ये शपथ पत्र EWS कैटेगरी, MBC कैटेगरी, नॉन क्रीमिलियर और OBC कैटेगरी नॉन क्रीमिलियर के लिए लागू होता है जाति शपथ प्रमाण पत्र। यानी कि अगर आपका जाति शपथ पत्र जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना है और आप शपथ पत्र दे रहे तो उसका जो फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पे जाओगे, कैंडिडेट कॉर्नर में आपको वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ से आपको उसका फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा और ये स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित होना कंपलसरी है। इसके बाद आपको हस्तलिपि यानी कि हैंड रिटन प्रारूप, जो आपने देखा होगा जब आपने SSOID पर OTR अपडेट किया था उस समय भी आपने हैंड रिटन नमूना पेश किया था, तो वही चीज़ ये आपको हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ होगा। उसके नीचे 4-5 लाइन खाली होगी, वहाँ पर आपको वापस से लिखना होगा हिंदी इंग्लिश में, जिसमें आपको एग्जाम का नाम, आपका नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर ये लिखना होता है और ऊपर दस्तावेज सत्यापन से पहले एग्जाम का नाम। एग्जाम का नाम आपको वही लिखना है जिस भी एग्जाम के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भर रहे हो, तो जो एडवर्टाइजमेंट में एग्जाम का नाम लिखा हुआ वही आपको लिखना होता है। उसके बाद आपको सिग्नेचर कर देना, फिर वही चीज़ आपको इंग्लिश में लिखनी होती है, उसके बाद उसके नीचे सिग्नेचर कर देना होता है। यह हस्तलिपि आपको स्वयं को लिखना होगा, स्वयं प्रमाणित द्वारा। इसके बाद एक शपथ पत्र आपसे लिखवाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उपरोक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने और फर्जी कूट रचित दस्तावेज पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में शपथ पत्र। यानी कि एक शपथ पत्र इस बात को लेकर, कूट रचित को लेकर लिखाया जाता है कि आपने जो भी दस्तावेज दिखाए हैं वो सभी सही हैं। अगर कोई भी दस्तावेज फर्जी पाया जाता है या किसी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ ऐसी पाया जाता है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब इसका भी फॉर्मेट आपको, ये भी आपका स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित होना चाहिए और इसका भी फॉर्मेट आपको बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा। कैंडिडेट कॉर्नर में जाओगे तो वहाँ आपको प्रारूप देखने को मिल जाएगा।
तो मैं आपको फिर से बता दिया है इस तरह से कि स्क्रूटिनी फॉर्म से पहले आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, 26 नवंबर को आपका स्क्रूटिनी फॉर्म का लिंक एक्टिव होगा, जो कि 2 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि का इंतजार न करें, जब आपका 26 तारीख को लिंक एक्टिव हो जाए तो उम्मीद करता हूँ 26, 27, 28 इन 3 दिन के अंदर अंदर आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि आप लास्ट डेट का इंतजार करोगे फिर टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी। जैसे CHO वालों को ही पूछ लो, लास्ट में फिर उनके बार बार आईडी लॉग आउट हो रही थी, SSO आईडी, इसलिए ये प्रॉब्लम आपके भी साथ ना हो, इसलिए अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, उससे पहले ही आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म भर लीजिए। स्क्रूटनी फॉर्म देखो, जब आप SSO आईडी पर जाओगे तो आपको कैसे स्क्रूटनी फॉर्म तक पहुंचना है ये आपको मैंने लास्ट जो GNM भर्ती के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए गए थे तो उसके लिए जब आवश्यक दस्तावेज की लिस्ट जारी हुई थी उसी के अकॉर्डिंग बताई थी, तो इस बार भी वही आपके रहने वाला है। तो स्क्रूटनी फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, SSO आईडी लॉगिन करनी होगी। जब आप SSO आईडी लॉगिन करोगे तो उसके अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का। अगर ये आपके ऑप्शन नहीं आ रहा है तो एक सर्च का ऑप्शन आएगा, वहाँ आप जब लिखोगे रिक्रूटमेंट पोर्टल तो सत्यमेव जयते लोगो वाले रिक्रूटमेंट पोर्टल का आपके पास साइन आ जाएगा, तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास आगे ऑप्शन आएगा माई रिक्रूटमेंट का। माई रिक्रूटमेंट में जाओगे तो वहाँ फिर आपको एक ऑप्शन आएगा डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी, इसके अंदर जाना होगा। और इसके अंदर जाने पर आप जिस भी एग्जाम के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भर रहे हो, चाहे वो लैब टेक्नीशियन के लिए भर रहे हो, GNM के लिए भर रहे हो, नर्सिंग ट्यूटर के लिए भर रहे हो, उसके सामने आपके पास अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको टिक करना होगा। और फॉर्म सबमिट करने के बाद आपसे 100 रुपये ऑनलाइन भुगतान भी किया जाएगा, तो वो भी आपको करना होगा, तभी आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट माना जाएगा। अब देखो, एक बार जब आप SSO आईडी से फॉर्म पूरा फिल कर दोगे उसके बाद प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, तो वो प्रीव्यू के ऑप्शन के नीचे आपको 2 ऑप्शन रहता है, एक फाइनल सबमिट का और एक अपडेट का। यानी कि एक बार अपना प्रीव्यू ध्यान से चेक कर लेना, अगर आपको कहीं पर भी लगता है स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई हो या कोई गलत जगह पर गलत दस्तावेज अपलोड हो गए, यानी कि ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। जहाँ 10th क्लास का पूछा है वहाँ 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है, कहीं गलती से 12th की ना कर ले या ग्रेजुएशन की ना कर ले, इसलिए आपको कॉलम को ध्यानपूर्वक देखकर ही अपलोड करने हैं। और लास्ट में प्रीव्यू भी एक बार पूरा चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपने डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी मिस नहीं किया हो, कुछ भी आपने गलत ना लिख लिया हो। अगर आपने गलत लिख लिया हो तो आप अपडेट पर क्लिक करोगे तो आप एडिट कर सकते हो, लेकिन अगर एक बार फाइनल सबमिट कर दिया उसके बाद उसमें आप एडिट नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद आपको चांस भी नहीं दिया जाएगा कि एडिट करने का ऑप्शन खुलेगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जैसे ही फाइनल सबमिट करोगे आपके सामने रुपये का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ आपको 100 रुपये का रुपये करना है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना। जब DV होगी, अगर ऑफलाइन होगी तो आपको वहाँ स्क्रूटनी फॉर्म भी लेके जाने होंगे, फीस रसीद भी लेके जाने होंगे, सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे जिसका भी जिक्र आप स्क्रूटनी फॉर्म में किया। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब 26 तारीख को आपका लिंक एक्टिव होगा तो आपको SSO आईडी के माध्यम से बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। और NHM के जिन भी कैडर का रिजल्ट अगर आप अभी देखना चाहते हो, सभी कैडर के आ चुके हैं। जिसको भी किसी भी कैडर का डाउट है कि रिजल्ट नहीं आया तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जाके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ मैंने 19 के 19 कैडर के रिजल्ट की PDF अपलोड कर रखी है। जून में जितने एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की टाइपिंग टेस्ट नेक्स्ट मंथ में सुना जा रहा है, नेक्स्ट मंथ में आयोजित की जाएगी। 21 दिसंबर की डेट अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से बताई है, और ऑफिशियली नोटिफिकेशन आने पर भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा।